अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। एक ऐसा केस जिसको कुदरती मौत मानकर पुलिस इस केस को क्लोज कर चुकी थी। एक दिन एक ख्वाब आया जिसकी वजह से पुलिस को बताया गया और कहा गया कि इस केस को रीओपन कीजिए। जब किया गया तो पता चलता है कि इस केस को कुदरती मौत समझकर जो क्लोज कर दिया गया था वो दर हकीकत एक मर्डर था। इस कत्ल को बड़ी प्लानिंग के जरिए से किया गया था। पुलिस को घर वालों पर जर्रा बराबर भी शक नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, कोई मशकूक हरकत नजर नहीं आई और वो ये समझी कि ये कुदरती मौत है। आखिरकार ये परफेक्ट प्लानर कौन था? रिश्ते में क्या लगता था या लगती थी? और सबसे अहम बात यह है कि कौन सा ख्वाब किसने देखा, क्या बताया और ख्वाब क्या था? ये तमाम डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी क्योंकि इसी ख्वाब की वजह से, इसी एक पॉइंट और क्लू की वजह से ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। इंडिया के हरियाणा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। इस फैमिली का नाम है बत्रा फैमिली। बत्रा फैमिली में जो घर के सरबराह हैं, इनका नाम है योगेश बत्रा। योगेश बत्रा की बीवी का नाम है प्रियंका बत्रा। एक आधा दिन की प्यारी सी बेटी है, इसका नाम है खुशी बत्रा और ये इकलौती बच्ची है। अच्छा, ये अरबपति फैमिली है। कितना पैसा किस बैंक में कहाँ पड़ा है योगेश को मालूम नहीं है। योगेश की बीवी को योगेश से बड़ी मोहब्बत है और बेटी को भी है। योगेश शराब बहुत ज्यादा पीता है। अक्सर रात को शराब पीकर घर आता है ड्रंक हालत में और आते सार गिर जाता है और सो जाता है। ये बात उसकी बीवी को मालूम है। इसके बावजूद वो ये शादी निभा रही है चूंकि उसको अपने शौहर से प्यार है। एक दिन जब वो सुबह सोकर उठी तो देखती है कि योगेश कहाँ है। थोड़ा आगे जाती है तो लाउंज में सोफे पर योगेश गिरे हुए हैं। वो समझती है कि मामूल के मुताबिक यहाँ पर आज फिर सो गए हैं। मजीद करीब आई, हाथ पकड़ा तो मालूम हुआ कि हाथ तो यख ठंडा है और अकड़ा हुआ है। फौरन कान लगाया सांसों के पास, नाक के पास, तो सांसें तो चल ही नहीं रही। नब्ज पकड़ी तो नब्ज तो बंद हो चुकी। फौरन हॉस्पिटल कॉल की, इमरजेंसी बुलाई और हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर से कहा कि जितना पैसा लगता है मैं लगाऊंगी, फौरन इनका ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर्स 5 मिनट चेकअप के बाद जवाब देते हैं इनकी मौत हुए भी बहुत टाइम गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। डेड बॉडी को शिफ्ट करें जी पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर्स ये कहते हैं वहां के स्टाफ को, जिस पर प्रियंका की जानिब से ये कहा जाता है कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। हम जानते हैं कि शराब बहुत ज्यादा ये पीते थे जिसकी वजह से पहले भी बहुत दफा इनकी तबीयत खराब हुई है लेकिन बच जाते थे, इस दफा नहीं बच पाए तो पोस्टमार्टम कैंसिल करें। इसी तरह से उनकी डेड बॉडी ली, घर ले आए और जो इंडियंस हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू कह लें, ये अपनी डेड बॉडी को या मौत के बाद जो जिस्म होता है उसको जला देते हैं, आरती कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसी तरह मजहबी रसूमात के मुताबिक इनको भी जला दिया गया। एक माह गुजर गया। योगेश की वालिदा यमुना बत्रा और वालिद, ये दोनों जो कि योगेश से सेपरेट अलग घर में रहते थे, ये दोनों जाते हैं डीजीपी के पास। अब डीजीपी कौन है सुन लें। डीजीपी जो होता है वो एक बहुत बड़ा अफसर होता है और यहाँ पर जो डीजीपी हैं वो हरियाणा के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। और ये फैमिली खुद चूंकि अरबपति है, मैंने आपको बताया, तो अरबपति फैमिली या पैसों वालों की इज्जत कुछ ज्यादा की जाती है आम बंदे की निस्बत। वो जब डीजीपी के पास जाते हैं, उनको जाके बताते हैं कि हमें ख्वाब आया है। कहते हैं अच्छा बताएं क्या ख्वाब आया है। अब वालदा जो है वो ख्वाब ये सुनाती है कि मेरा बेटा ख्वाब में आकर मुझे कहता है अम्मी मैं कुदरती मौत नहीं मरा, मुझे तो बड़ी अजियत के साथ मारा गया है। आप लोग ये ना समझें कि मैं कुदरती मौत मर गया हूँ, मुझे मारा गया है बेदर्दी के साथ। आप लोग इंसाफ लें, आप लोगों ने क्यों इस केस को बंद कर दिया है। डीजीपी सवाल करते हैं क्या आपके ख्वाब में उसने किसी की तरफ इशारा भी किया, कोई नाम भी लिया कि इन्होंने मुझे मारा है? तो वालिदा कहती हैं नहीं, इशारा नहीं किया, बस इतना ही ख्वाब आया है। बहुत परेशान हुई तो आपके पास चली आई और आपको बताया। डीजीपी कहते हैं कि माँ जी मैं इस केस को जरूर रीओपन करवाता हूँ। उसके बाद बेल बजाता है, स्टाफ को बुलाता है और कहता है फाइल नंबर फलानी लेकर आओ। चंद ही मिनटों में फाइल आ गई, देखा, साइन किए, रीओपन लिखा, स्टैंप लगाई, ओके डन, अब होगा रीओपन। अब पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना या असल हकाइक तक पहुंचना खासा चैलेंज वाला काम था। वजह यह है
पोस्टमार्टम हुआ नहीं, कब्र है नहीं, डेड बॉडी है नहीं, तो काम कैसे करना है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं थोड़ा सा कि बेटी और बीवी पर पुलिस ने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। बीवी सदमे से निढाल घर पर होशो हवास बाख्ता और बेटी की पार्टीज जारी है, कपड़े जूते जारी हैं, यो लुक जारी है। उसको नहीं लग रहा कि मेरा बाप मर गया है और अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं। नो सैडनेस। पुलिस को पता चलता है कि बेटी जो खुशी है इसका एक अदद बॉयफ्रेंड भी है। उस बॉयफ्रेंड का नाम है रोहित। पुलिस रोहित की सीडीआर निकालती है तो पता चलता है कि रोहित कंसिस्टेंसी के साथ इसके साथ राब्ते में है। जिस रात जिस जगह पर ये डेथ हुई वहां की जियो फेंसिंग करवा ली पुलिस ने। पता चला कि रोहित का नंबर भी ऑन था और उसी इलाका में सेम लोकेशन पर मौजूद भी था। मजीद शक हुआ, रोहित को गए और जाके उठाया और थाने ले आए। पूछगिछ होनी शुरू हो गई। हाँ भाई, तुम्हारा नंबर उस टाइम ऑन था और उसी लोकेशन पर था जब योगेश की डेथ हुई है, क्या मामला है तुम्हारा? मेरा चक्कर चल रहा है खुशी के साथ, पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मगर इस कत्ल से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, बंद कर दो ले जाके। अगला डाला खुशी के घर और खुशी को उठा लिया, थाने ले आए। तफ्तीश शुरू। भाई तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? मेरे बॉयफ्रेंड का नाम रोहित है। शादी करनी है? जी बिल्कुल शादी करनी है। तुम्हारे बाप को पसंद था? जी बिल्कुल पसंद था, उनको तो कोई एतराज नहीं था। चलो अब मुद्दे पे आ जाओ, बाप को कैसे मारा है? मैंने तो नहीं मारा, हमें तो सब कुछ रोहित ने बता दिया है। अब तुम छुपा के क्या कर लोगी? हमारे पास सबूत भी मौजूद है। अगर रोहित बता ही चुका है तो फिर सुनिए। रोहित एक बार में काम करता था, उस बार से मेरे फादर भी अक्सर शराब मंगवाते थे, शराब की बोतलें। रोहित बड़े सिक्योर अंदाज में बड़ी अच्छी क्वालिटी की बैग में डालता था शराब और घर लाके दे देता था अब्बू को। जब देने आता था तो मुझे नजर आता था, वो मुझे देखता था, मैं उसको देखती थी और इसी तरह आंखों ही आंखों में हम एक दूसरे को अच्छे लगने लगे और हमारी दोस्ती बन गई। ये दोस्ती फिर चक्कर में तब्दील हो गई और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन अब्बू ने देख लिया, इनको पता चल गया कि मैं तो रोहित के साथ सेट हूं। अब अब्बू को बहुत बुरा लगा। अब्बू ने कहा, कहाँ मेरी शराब लाने वाला बंदा मेरी बेटी के साथ सेट हो गया, कहाँ हम अरबपति, कहाँ बार में काम करने वाला एक मुलाजिम। अब्बू को बहुत गुस्सा आया। अब्बू ने क्या किया? अब्बू ने इसकी बहुत फंटी लगाई, बहुत पिटाई की। ये चीखें मारता रहा, मेरे कानों में वो चीखें गूंजती रही और मुझे बहुत गुस्सा आया कि रोहित को बड़ी अजियत दी अब्बू ने। फिर इसके बाद अब्बू ने उस बार के ऑनर को फोन किया और इसको नौकरी से निकलवा दिया। फिर अब्बू ने मुझे कमरे में बंद किया, ले जाके मेरी खूब पिटाई लगाई और बाइट से ताला लगा दिया। बहुत दिन इसी तरह से गुजर गए। रोटी तो अंदर मिल जाती थी लेकिन जिंदगी अजाब बन चुकी थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातों से अपने अब्बू को ये यकीन दिलाया कि मैं अब रोहित को भूल चुकी हूँ और मूव ऑन हो चुकी हूँ। जब मेरे अब्बू को यकीन आने लगा तो उन्होंने वो ताला भी खोल दिया और मुझ पर से लगाई हुई पाबंदियों को हटा दिया गया। जैसे ही मैंने देखा कि माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, मैंने दोबारा रोहित से राब्ता किया और हम मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए। जब मैंने इस मुलाकात में पहली मर्तबा अपनी मोहब्बत को अपने सामने पाया तो मैंने कहा कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब्बू को रास्ते से हटाओ। फिर हमने बनाया एक प्लान। रोहित भी मान गया इस प्लान पर। चूंकि रोहित बहुत बदजन था कि उसको मारा बहुत था, उसकी नौकरी छुड़वा दी और मुझ पर भी पाबंदियां लगा दी। अब ये हम दोनों को पता था कि अब्बू तो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। बहुत दफा अब्बू शराब की वजह से अस्पताल भी पहुंच गए, हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मगर अब्बू बाज नहीं आए। मौत वाले दिन जो प्लान हमने बनाया फिर उस पर हमने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह एक दिन अब्बू शराब के नशे में धुत होके घर आए, लेकिन अब्बू के हाथ में कुछ शराब की बोतलें थीं। अब्बू ने शराब पी रखी थी, अब्बू गिर गए। मैंने वो बोतलें पकड़ी, उसमें जहर मिला दिया। जब उन्होंने उस शराब को दोबारा यूज किया तो कुछ ही देर के बाद उनकी डेथ हो गई। अब बोतल में थोड़ी सी शराब पड़ी थी। मैंने वो बोतल, अब्बू जब दोबारा गिर गए तो मैंने वो बोतल पकड़ी और अब्बू के कपड़ों पर गिरा दिया, वो जो एंड पर शराब थोड़ी बहुत बची थी, ताकि सबको लगे कि अब्बू शराब पीते पीते बेहोश होके गिर गए और शराब भी ऊपर गिरा दी है। और इसी तरह से अब्बू की हो गई डेथ। ये कोई कुदरती मौत नहीं थी। इस तरह से हमने अब्बू को साइड पर लगाया। मैंने ही अपनी वालदा को कन्विंस किया था कि अम्मी, हमने अब्बू का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, क्यों हम अजियत दें अपने बाप को, अब्बू तो फौत हो गए, अब अजियत भी देंगे क्या? तो अम्मी मान गई और अम्मी ने अब्बू का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। ये सारा ड्रामा और हकीकत जब पूरी फैमिली को पता चली और स्पेशली तौर पे जब प्रियंका को पता चली, इसके दादा दादी को पता चली, तो वो हक्के बक्के रह गए कि खुशी को कपड़े, जूते, अयाशी, पैसा, लग्जरी लाइफ, गाड़ी
सब देने के बाद ये किया इसने बाप के साथ। पुलिस अब इन दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है, एक मुलजिमा सकी बेटी खुशी और एक मुलजिम जो कि खुशी का महबूब बना फिरता है, आशिक बना फिरता है। मुलजिम पकड़ लिए, डेथ कैसे हुई पता चल गया, केस में आपके सामने रख चुकी। और अब मैं आऊंगी क्लोजिंग की तरफ। ले लो मोहब्बत और महबूब। मेरी एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, मे भी कुछ लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक हों, कुछ लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हों। हर वो बेटा और हर वो बेटी जो अपने महबूब के लिए, चक्कर के लिए, इश्क के लिए, पसंद के लिए, रिलेशन के लिए अपने खून के रिश्ते को मार सकता है, वो आपको भी मार सकता है। आपसे पहले जिसने जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया, उसकी कुर्बानी आपके लिए और आपकी कुर्बानी तीसरे के लिए होगी, ये जहन में रखें। थैंक यू।